हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विनर्स परिवार में। मेरा रजदांगी आप सभी प्यारे साथियों का, विद्यार्थियों का और आगामी समय के सभी भावी शिक्षक साथियों का सभी का स्वागत करता हूं और सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कुशल क्षेम होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और सभी बेहतर रणनीति के साथ में आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में और इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे जो इंटेलिजेंसी वाला पार्ट हम लोगों ने अभी तक देखा था, उसके संदर्भ में संयुक्त प्रश्नोत्तरी का पाठ्यक्रम आज हम लोग यहाँ पर लेकर के आए और इसमें सभी उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो अभी तक विगत जितने भी नेशनल बात करें हम लोग या स्टेट वाइज हम लोग बात करें, जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आयोजित हुई है उनमें जो मोस्टली प्रश्न पूछे गए और कैसे प्रश्न पूछे जाते। अक्सर बच्चे पढ़ते समय बार बार ये मुझसे सवाल करते रहते कि सर फलाने टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते या बुद्धि से कैसे प्रश्न बनते। तो अब आप लोगों का प्रश्न करने का कोई प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग लेकर के आए आज क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये पूरे के पूरे आधारित है बुद्धि पे, तो हम लोग यहाँ पे इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दीक्षा हमारे बीच में, राजेश प्रजापति, दिया, रजनी, दीक्षा, साथ में डोली, राजेश प्रजापति, सभी प्यारे बच्चे हमारे बीच में मौजूद है। तो सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो ये वर्ग 1 के लिए भी है बेटा, है ना रजनी, वर्ग 1 में भी काम आएगा आपको ये। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोग पहले जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि जितने भी आवश्यक जो जानकारियां होती है वो सब कहां पर प्राप्त होगी आपको, तो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होगी। और ये सभी अपने यूट्यूब क्लास के लिए कल का रणनीति प्लान है, जिसमें सुबह 8 से शाम को 8 तक लगातार 12 घंटा है। 12 घंटे के बीच में आप लोगों को अलग अलग लेक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इनका बिल्कुल लाभ लेना आप लोग ना भूलें। जो बच्चा जिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो यहाँ पर जुड़े और अपने सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ में आकर के जद्दोजहद करें। और ये रहा आपके बीच में आज का पहला प्रश्न, बुद्धि लब्धि की गणना के लिए सही सूत्र का प्रतिपादन करने वाला जो वैज्ञानिकता या मनोवैज्ञानिकता वो कौन था। तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल सोम प्रकाश, सभी वर्ग के लिए बेटा है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है आईक्यू, जो आईक्यू का जो सूत्र है, आईक्यू इक्वल टू क्या होता है। तो आईक्यू इक्वल टू क्या होता है, मेंटल एज अपॉन में क्या होता है, क्रॉनिकल एज इनटू क्या होता है प्यारे बच्चा, 100 होता है। तो आईक्यू का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मेंटल एज अपॉन में क्रॉनिकल एज और इनटू क्या होता है, 100 होता है। क्रॉनिकल एज को हम लोग आंकिक या फिर सांख्यिक रूप में भी हम लोग व्यक्त करते हैं, और जो आपकी मार्कशीट में जो एज लिखी होती है उस एज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉनिकल एज कहते हैं। अर्थात जो आंकिक मान होता है कि आप 32 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए हो, तो कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा तो 10 साल का है लेकिन काम 40 साल का करता है, अर्थात बुद्धि उसकी 40 साल का जो व्यक्ति होता है उसके समान होता है। तो एम मतलब मेंटल एज का मतलब आपकी मानसिक परिपक्वता, मेंटल इंटेलिजेंसी कितनी है, मानसिक आयु कितनी है, अर्थात आप जिस एज में हो उस एज में रह करके कितने अधिक उम्र वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम को आप सोल्व कर पाते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल एज के रूप में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और ये सूत्र देने वाला व्यक्ति कौन था, तो सूत्र तो हो गया आप लोगों का क्या, वास्तविक आयु अपॉन में क्या, मानसिक आयु, या फिर क्या हम लोग कहेंगे कि मानसिक आयु अपॉन में क्या, वास्तविक आयु इनटू क्या, 100। तो पहला अपने को दिखने में एक जैसा दिख रहा है लेकिन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या राइट आएगा बेटा, पहला भी रॉन्ग है, डी जे करेक्ट होगा। और ये सूत्र दिया था किसने, 1916 में। कब की बात है, टर्मन नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था, टर्मन नाम का एक व्यक्ति था। ये रहने वाला कहाँ का था, अमेरिका का रहने वाला का था। कहाँ का, अमेरिका का शिक्षा शास्त्री था। तो अमेरिका का मनोवैज्ञानिक जिसका नाम क्या था, टर्मन था, उसने इस सूत्र का प्रतिपादन किया था। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे डी लगाया है उनने एकदम करेक्ट आंसर दिया, डी जे करेक्ट। अगला प्रश्न ये रहा,
12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा को, है ना, एस जलोटा का कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो डॉक्टर एस जलोटा जो भारतीय मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, इनके द्वारा कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया गया था? तो प्यारे बच्चों, है ना, 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए 1921 के समय की बात है, इन्होंने एक परीक्षण किया था और परीक्षण का नाम क्या था? साधारण, क्या नाम था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है ना, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया था। और कब की बात है? तो ध्यान दीजिएगा 1921 की बात है। और इसी समय हम लोग देखते हैं, इसी को सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। क्या भी कहते हैं इसको? सामूहिक बुद्धि परीक्षण के रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चा? जानते हैं। तो जलोटा साहब ने 1921 में साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको सामूहिक बुद्धि परीक्षण के रूप में हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। और इसमें 7 क्षेत्रों से संबंधित 100 प्रश्नों का इन्होंने संकलन तैयार किया था। कितने क्षेत्र से? 7 क्षेत्रों से संबंधित कितने? टोटल 100 प्रश्नों का संकलन तैयार किया था। और ये बिल्कुल एकदम सटीक एक्यूरेसी वाला क्या था? टेस्ट था, जो किससे संबंधित था? इंटेलिजेंसी अर्थात बुद्धि परीक्षण से संबंधित था। और इसमें मुख्य रूप से 12 से 16 वर्ष के बच्चों को इन्होंने क्या किया था? शामिल किया था। तो राइट आंसर क्या आएगा आप लोगों का? डी करेक्ट आएगा। वो कभी कभी 12 ना आए तो 11 आए तो भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ बिल्कुल, अरविंद भाटिया इनका पूरा क्या था नाम? अरविंद भाटिया नहीं बेटा, जलोटा है ये। क्या नाम इनका? जलोटा। भाटिया बुद्धि परीक्षण अलग था, है ना, भाटिया बुद्धि परीक्षण अलग था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? कि जिनकी जो बुद्धि होती है औसत बुद्धि, तो टर्मन महोदय जो थे, क्या नाम था? टर्मन जो था, टर्मन ने एक सारणी प्रकट की थी, ठीक है ना, आईक्यू से संबंधित क्या प्रकट की थी? यहाँ पे एक टेबल सारणी प्रकट की थी। और उसमें क्या किया था उन्होंने? अलग अलग प्रकार के बच्चों का जिक्र किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई जिसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है 70 से 79 के बीच में होती है, ये जो बालक होते हैं 70 से 79 वाले, ये संसार में लगभग 7% होते हैं। कितने होते हैं? और ये जो होते हैं क्षीण बुद्धि के धनी होते हैं। क्षीण बुद्धि कहें हम लोग, या इनको हम लोग कहें कि निर्बल बुद्धि, है ना, निर्बल बुद्धि, बहुत कम बुद्धि इनमें क्या आती पाई जाती है। और ये संसार में कितने परसेंट होते हैं? तो संसार में 7% ये ऐसे लोग पाए जाते हैं। और यदि हम लोग चर्चा करते 110 से 114 के बीच के समय की बात करते, तो ये पूरे संसार में 16% लोग पाए जाते हैं। और ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? तीव्र बुद्धि के रूप में हम लोग क्या करते जानते? तीव्र बुद्धि वाले लोग होते हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, श्रेष्ठ बुद्धि या प्रखर बुद्धि के रूप में हम लोग जानते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि कहे या प्रखर बुद्धि हम लोग इसको कह सकते, क्या कह सकते? प्रखर बुद्धि। और प्रखर नहीं कहे तो उत्तम बुद्धि भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ये आदि नामों से जाना जाता है। और संसार में ऐसे लोग कितने परसेंट होते हैं? तो संसार में लगभग कितने 16% लोग ऐसे पाए जाते हैं। 90 से 109 के बीच की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 90 से 109 के बीच में जो बुद्धि लब्धि वाले लोग होते हैं, इनको सामान्य कहा जाता है। सामान्य बुद्धि वाले, या फिर हम लोग इनको कहेंगे औसत बुद्धि वाले। क्या कहेंगे? औसत बुद्धि वाले। और संसार में औसत बुद्धि वाले लगभग कितने 50% लोग क्या होते पाए जाते। और जब मैं बात करता हूं 80 से 89 के बीच में, तो 80 से 89 के बीच में इनको हम लोग क्या कहते हैं? मंद बुद्धि के प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद बुद्धि के रूप में हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। और इन्हीं को मंगोलिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? मंगोलिज्म के रूप में भी हम लोग इनको जानते हैं।
तो ये क्या होता है 80 से 89 जिनका आईक्यू होता है। आशा ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, कौन से व्यक्ति को क्या कहा जाता है। अब आप इसमें से कहां आते हो, अपने आप का भी कुछ प्रश्नों के माध्यम से आकलन करना। आज 30 में से 30 जो सही करेगा उसकी आईक्यू लेवल क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा। और अगर क्या कि 50% कर रहा है तो सामान्य स्तर का होगा। और आज 30 में से एक भी नहीं बना रहा पा रहा है तो मतलब समझ जाना कि जड़ बुद्धि वाला प्राणी होगा। अब देखो यहाँ पे कितने, है ना, बुद्धि लब्धि वाले प्राणी, और लास्ट में मुझे बताना कि 30 में से कितने आप लोगों ने सही किए हैं। ओके, आगे की ओर हम लोग देखेंगे गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। यदि हम लोग गंभीर मानसिक बुद्धि लब्धि के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पे 50 से 60 जिसका आईक्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको मूर्ख प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका आईक्यू कितना होता है, आईक्यू होता 50 से 60 के बीच में होता है, वो प्राणी क्या कहलाता, मूर्ख कहलाता है। ठीक है ना। साथ में हम लोग देखते हैं जिसका आईक्यू क्या होता है 36 से 51 के बीच में होता है। कितना होता है, 36 से 51 के बीच में होता है, उसको कहते हैं गंभीर मानसिक मंदता कहते हैं। क्या कहते हैं, गंभीर मानसिक मंदता के रूप में हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। मानसिक मंदता जिसको कहा जाता है वो उसका आईक्यू लेवल कितना होता है 36 से 51 के बीच में होता है। कितना होता है, 36 से 51। और जब क्या होता है 20 से 35 जिसका आईक्यू लेवल होता है वो मूढ़ बुद्धि का प्राणी होता है। क्या होता है, मूढ़ बुद्धि का क्या होता है, प्राणी होता है। अब यहाँ पे उसको कुछ काम करने के लिए भी किसी अन्य की सहायता की जरूरत होती है। और यदि हम लोग बात करते हैं 20 से नीचे अगर जिसका क्या है वो तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है, घर वालों को आपको है ना सब काम घर वालों को ही करवाना पड़ेगा। तो ये जो 20 से नीचे वाले होते हैं महामूर्ख होते हैं। क्या होते हैं, महामूर्ख होते हैं। ठीक है ना, इनको महामूर्ख प्राणी कहा जाता है। इनके सारे काम ए से लेके जेड तक सारे काम के लिए अन्य असिस्टेंट चाहिए तो ही काम संभव होगा, अन्यथा वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, है ना, बी जे करेक्ट आएगा। तो जिन बच्चों ने बी लगाया है ना, तो राखी का भैया, राखी का भी सही है। हाँ बिल्कुल अज्जू, हम हिंदी भी पढ़ाते हैं। तो साधना माधवी बोल रहे हैं कि सर सी जे करेक्ट हो गया। अमित यादव नमस्कार नमस्कार। सुरेश, चलो तो यहाँ पे हेमलता का आंसर भी बी है, पूजा का आंसर भी बी है। तो सभी बच्चों का आंसर यहाँ पर बी है। ओके, बी जे करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे बी लगाया है उनने एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार क्या है, सही है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते, हार्वर्ड गार्डनर, नहीं आप लोग मूर्ख नहीं हो अरविंद, आप बड़े अच्छे इंटेलिजेंट प्राणी हो भाई। मैंने कब कहा ऐसा, मैं तो है ना यहाँ पे प्रश्न सोल्व करवा रहा हूं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर के बारे में हम लोग बात करते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट इन दी terms of the type intelligence and situational compliancy potential। तो भैया हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत था उसमें से कौन सी जो बातें वो यहाँ पे सही चरितार्थ हो रही है वो आप लोगों को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, भाषिक जो होता है, अरे भैया भाषिक की हम लोग बात करते हैं या हम लोग बात करते हैं शाब्दिक के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों में क्या होता है भाषिक इंटेलिजेंसी पाई जाती है, शाब्दिक इंटेलिजेंसी पाई जाती है, वो लोग क्या होते, वो लोग होते क्या, या तो कवि होते हैं। क्या होते, कवि होते। कवि नहीं होते तो ये क्या होते, अच्छे क्या होते, वक्ता होते। जो अच्छे वक्ता होते, जो अच्छा बोल पाते, वकील होते हैं। ऐसे लोगों में क्या होता, शाब्दिक या भाषिक बुद्धि पाई जाती है। अर्थात ऐसा कहा जाता है ना, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे ना आपन शीतल होए। तो जब व्यक्ति क्या करता है, मधुर बातों का प्रयोग करता है तो अच्छा राजनेता बनता है, और अच्छा राजनेता बनता है तो लोगों के बीच
में जाता है, मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता है और आपका जो सहज स्वभाव होता है उसके साथ में आत्मसात हो जाता है और आपका वोट क्या कर लेता, प्राप्त कर लेता है। राजनेताओं की बड़ी ये पहचान होती है, चेहरे पर क्या होती है, हंसी होती है, दिल के अंदर बेबसी होती है। चेहरे पर हंसी होती है, दिल में क्या होती, बेबसी होती है। ऐसी अक्सर इनकी क्या होती, पहचान होती है। इनके पास में शब्दकोश ठीक ठाक होता है, अच्छी बातों का ये क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। साथ में शारीरिक गति संवेदना की बात करते हैं तो जो शरीर होता है, शरीर होता है प्यारे बच्चों, है ना, शारीरिक जो एक्टिविटीज होती है ना, जो फिजिकल खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छा धावक होता है, अच्छा दौड़ सकता है, अच्छा गोला फेंक सकता है, अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, तो जितने भी खिलाड़ी होते हैं उन खिलाड़ियों में क्या होता है, शारीरिक गति संवेदना क्या होती है, पाई जाती है ना, क्या पाई जाती है, शारीरिक गति संवेदना पाई जाती है। और जब हम लोग स्थानिक के बारे में बात करते हैं, ये पाई जाती मूर्तिकार में, क्या होती है, मूर्तिकार में, जो अच्छे चीजों का क्या कर सकता है, मूर्तियों का निर्माण कर सकता है। साथ में कुंभकार की हम लोग बात करते हैं, कुंभकार जो होता है उसमें भी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। मूर्तिकार हो गया, कुंभकार हो गया, उनमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। अंतिम बच्चा क्या, अंतरावैयक्तिक बुद्धि के बारे में बात करते हैं, इंटरपर्सनल के बारे में बात करते हैं। तो इंटरपर्सनल क्या होता है, जो दूसरे के मन को देख करके उसके बारे में क्या करता है, जानकारी प्राप्त कर लेता है। जैसे अभी एक है ना मुद्दा काफी गरमाया हुआ है ना, हम लोग बात करते जो अपने मध्य प्रदेश के एक बाबा जी है, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ ऐसे प्रसंग वसंग चल रहे हैं। तो अगर उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, बागेश्वर धाम के बारे में, उनके पास में कौन सी बुद्धि है तो अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होता है, जो मनोचिकित्सक होता है, ठीक है ना, या फिर मनोवैज्ञानिक होता है, या फिर हम लोग कहेंगे कोई योगी होता है। क्या होता है, योगी होता है, कोई योग पुरुष होता है, कोई अच्छा क्या होता है, ऋषि होता है। ऐसे लोगों के पास में अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है, अर्थात वो आपको देख करके आपके अंदर क्या चल रहा है उन चीजों को क्या कर लेते हैं, भाप लेते हैं, उन चीजों को आंक लेते हैं। ऐसी बुद्धि होती है, इंटेलिजेंसी होती है, कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। कोई आपके अंदर क्या चल रहा है इन चीजों को भाप सकता है, क्योंकि ऐसी इंटेलिजेंसी पाई जाती है। उस इंटेलिजेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरावैयक्तिक बुद्धि के रूप में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अतः राइट आंसर हम लोग देखते हैं कि ये विक्रेता में बिल्कुल नहीं होती है। ओके, ये किस में पाई जाएगी, ये पाई जाएगी किसी अच्छे ऋषि में, ऋषि महात्मा, या फिर हम लोग कहेंगे क्या, जो दर्शन शास्त्री होता है, दर्शन शास्त्री, इन लोगों में क्या होती है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। बातें समझ में आ चुकी होगी प्यारे बच्चों। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा बी जे करेक्ट आएगा। ओके, अगला हम लोग देखेंगे यहां पे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा। अगर हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे क्या, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है, तो उसका आईक्यू कितना होगा। यदि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्यारे बच्चों 100, 90, 120, 110, तो उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा। यदि हम लोग बात करते हैं आईक्यू कैसे निकाला जाता है, तो आईक्यू बराबर क्या होता है, मेंटल एज अपॉन में क्या होता है, क्रोनिकल एज होता है, और इनटू कितना होता है, 100 होता है। और ये सूत्र देने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये देने वाला व्यक्ति था टर्मन नाम का एक क्या था, मनोवैज्ञानिक था। कौन था प्यारे बच्चा, टर्मन नाम का एक मनोवैज्ञानिक था। ओके, तो अगर टर्मन मनोवैज्ञानिक के सूत्र में अगर इस चीज को मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इंक्लूडेड करता हूं, तो इससे मैं आईक्यू निकालना से बताता हूं आपको। तो यदि मैं यहाँ पे एमए के बारे में बात करता हूं, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु कितनी 12, तो 12 बटे में कितना हो गया आपका 10, इंटू कितना हो गया आपका 100, 0 से 0 क्या कर दिया आपने, काट दी, 12 इंटू क्या किया 10 किया, तो कितना हो गया 120 हो गया। और 120 हो गया मतलब आपकी बुद्धि क्या है, तीव्र बुद्धि है ना, ठीक ठाक बुद्धि है। ओके, है ना। योग्यता एक दिन में कैसे समझ में आएगा बेटा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, है ना। और जो हम लोग बात करते हैं कि सभी चीजें अपन चाहते कि एक ही दिन में संभव हो, तो एक ही दिन में सब चीजें संभव नहीं होती है ना। जैसे क्या होता है कि आप कितना ही क्या करते हो, है ना, पेड़ पौधों को सींचते हो या
जो बागान होता है उसको सींचते हो, लेकिन ऋतु आने पर ही क्या होता फल लगता है, तो समय पर फल लगता है, तो थोड़ा सा सिंचाई करोगे, थोड़ा मेहनत करोगे तो समझ में भी आएगा। ओके, अतः हम लोग कहेंगे कि IQ कितना हो गया, 120 हो गया। राइट आंसर इजे क्या होगा, सीजे करेक्ट होगा। ठीक है हाँ चलो आगे की ओर हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों। हाँ अंजना बेटा, ये क्या है, बाल विकास है। बिल्कुल PDF हर चीज की मिलती है, PDF का संशय करने की जरूरत ही नहीं है आपको। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था? आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया गया था। तो यदि हम लोग बात करते हैं बुद्धि के बारे में, ठीक है ना, बुद्धि के बारे में फ्रांसिस गाल्टन का नाम आपने सुना होगा। फ्रांसिस गाल्टन, उनके दिमाग में ये टर्म आया था बुद्धि परीक्षण से संबंधित। साथ में हम लोग बात करते हैं यहां पे क्या कि जो बुद्धि है ना, बुद्धि के बारे में सबसे पहले प्रयोग जो किया था, प्रयोगशाला की अगर हम लोग बात करते हैं, प्रयोगशाला, और प्रयोगशाला किसकी, मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी वो बनाई थी क्या, तो विलियम वुंट ने। किसने, विलियम वुंट नाम का व्यक्ति था, उसने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाई थी। और कब, कहां बनाई थी, जर्मनी के लिप्जिंग नगर में। कहां पे, जर्मनी का शहर था जिसका नाम क्या था, लिप्जिंग। क्या नाम था, लिप्जिंग। यहां पे इन्होंने क्या की थी, प्रयोगशाला स्थापित की थी। लेकिन जब मैं बुद्धि की प्रयोगशाला की बात करता हूं, बुद्धि पर प्रयोग, तो बुद्धि पर जो प्रयोग किया था, बुद्धि पर प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, बिने नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था, बिने। तो जो बिने थे, बिने और बिनो ने किसके साथ में मिलकर के, साइमन के साथ में मिलकर, है ना। साइमन क्या था, इनका सहयोगी था। क्या था, सहयोगी था। और इन्होंने, ये रहने वाले कहाँ के थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के, फ्रांस के रहने वाले थे। तो फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में 1905 के समय की बात है। 1905 में पहली बार इन्होंने अपना प्रयोग क्या किया था, प्रतिपादित किया था, और इन्होंने प्रैक्टिकल किया था। तो हम लोग कहेंगे राइट आंसर क्या आएगा आपका, बी, ये करेक्ट आएगा। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे बी लगाया है उनका एकदम क्या करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बी बेटा, है ना, वुंट नहीं आएगा। वुंट तो क्या था, बुद्धि परीक्षण नहीं किया था। वुंट ने क्या किया था, जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। अगर आपको मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का पूछा जाए तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने की थी। लेकिन अगर बुद्धि के परीक्षण की बात की जाए तो बुद्धि का परीक्षण पहली बार किया था किसने, तो बिने ने किया था। किसने किया था, बिने ने किया था। ओके अरुणा, बिल्कुल बेटा PDF मिलेगी टेलीग्राम पर आप लोगों को। हाँ चलो इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, बीजे करेक्ट आएगा। अगला JP गिलफोर्ड द्वारा संबंधित नहीं है। अब जो JP गिलफोर्ड थे, इनका जो सिद्धांत आता JP गिलफोर्ड का, उससे कौन संबंधित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, JP गिलफोर्ड जो थे प्यारे बच्चा, ये रहने वाले कहाँ के थे, तो सोवियत संघ रूस के थे। सोवियत संघ रूस जो है यहां से ताल्लुकात रखते कौन, JP गिलफोर्ड। और JP गिलफोर्ड की बात करते हैं तो इनका बुद्धि का वादी सिद्धांत काफी प्रसिद्ध होता है। और इस सिद्धांत को बुद्धि का 3D सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का 3D सिद्धांत, क्या कहते हैं, 3D सिद्धांत इसको कहा जाता है। साथ में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इसी को प्रतिरूप या प्रतिमान का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिरूप का सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप का सिद्धांत भी कहते हैं। और साथ में इसी को बुद्धि का प्रतिमान का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिमान का सिद्धांत भी कहा जाता। देखो 3 नाम से इसको संबोधित करते हैं। इन्होंने बुद्धि के बारे में 3D बताए, अर्थात 3 दिशाएं, 3 विमाओं का इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने कहा कि एक विमा क्या होती है, जिसको हम लोग संक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रियाएं कहते हैं। ओके, और दूसरा विमा इन्होंने बताया है कि विषय वस्तु होती है। क्या होती है,
विषय वस्तु होती है, और विषय वस्तु के बाद में इन्होंने कहा कि एक होता है क्या, उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद होता है। तो एक टर्म इन्होंने प्रयोग किया गया ऑपरेशन संक्रियाएं, दूसरा क्या किया विषय वस्तु, तीसरा क्या किया उत्पाद। साथ में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले संक्रियाओं में 5 विषय वस्तु को शामिल किया था और विषय वस्तु में 4 किया था। उत्पाद में कितने, 6 टर्म का इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो आरंभ में जो कारक थे 5 इंटू कितना, 4 इंटू कितना हो गया, 5 20 इंटू 6 कितना, 120। तो ये फर्स्ट में कितने कारक थे, तो 120 कारक थे। तो प्रारंभ में इन्होंने कुल 120 कारक का जिक्र किया था, लेकिन बाद में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो विषय वस्तु होती है इसमें एक कारक और जोड़ दिया जाता है और फिर बाद में एक कारक और जोड़ दिया जाता है ना। तो यहाँ पे विषय वस्तु में बाद में क्या होता, प्रथम कारक को हटा करके 2 कारक जोड़ दिए जाते, तो यहाँ पे फिर कितने हो जाते, 5 हो जाते, और फिर बाद में यहाँ पे 5 के स्थान पे कितने हो जाते, 6 हो जाते। तो ध्यान दीजिएगा, बाद में क्या होता है 5 इंटू क्या होता है, 5 इंटू कितना होता है 6, तो 5 30, 3 5 कितना 15, तो 150 कारक होते हैं। और वर्तमान में अगर हम लोग चर्चा करते तो फिर क्या हो जाते, 6 इंटू कितना क्या 5 इंटू कितना आपका 6, तो 6 5 30 और 3 छंग कितना 18, 180। अब कितने कारक हो जाते, 180। तो सबसे पहले क्या होता है 120 कारक, प्रथम संशोधन में 150 कारक, और वर्तमान में कितने 180 कारक ये क्या करते हैं, बुद्धि के अंतर्गत है ना प्रतिपादित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये फैक्ट आपको ज्ञात होना चाहिए। तो इनके सिद्धांत में कौन नहीं था, तो प्रणाली शब्द का प्रयोग इन्होंने इन तीनों के अंतर्गत नहीं किया। तो 3 मूल बिंदु थे, संक्रिया, विषय वस्तु और क्या उत्पाद, और इन 3 दिशाओं से मिलकर के क्या होता, बुद्धि का क्या होता, निर्माण होता है। इसलिए इसको प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रतिमान का सिद्धांत, संरचना का सिद्धांत या बुद्धि का 3D थ्योरी हम लोग इसको कहते हैं। ओके है ना, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपके बीच में, रमन एवं अनमोल की एक बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष क्या है, छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या है। तो हमारे पास में क्या है प्यारे बच्चों, है ना, 2 व्यक्ति हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक का नाम क्या है, रमन है। ये क्या है, रमन भाई है, ये क्या है, रमन है। वही सीवी रमन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये हमारे भारत के महान मनोवैज्ञानिक सीवी रमन। और एक और हम लोग चर्चा करते हैं कि रमन के साथ साथ में कौन है, अनमोल है। ये कौन है, अनमोल है ना। मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम और एक है लखन, है ना, बोलो राम लखन। तो ध्यान दीजिएगा, रमन अनमोल की एक बुद्धि लब्धि, दोनों की बुद्धि लब्धि कितनी है, तो दोनों का आईक्यू कितना है बच्चा, 120 है। आगे क्या, रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। जो रमन है, ये रमन क्या है, अनमोल से कितने वर्ष छोटा है, तो अनमोल, ये अनमोल है, और अनमोल की जो आयु है उससे 2 वर्ष कम है, किसकी, रमन की। तो ये क्या है, 2 वर्ष छोटा है। आगे क्या कहा है, यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो ये कितने साल का, 12 का, तो ये कितने साल का है, 10 साल का। अब 10 साल है। अब आगे क्या कहते, तो रमन की मानसिक आयु क्या है, तो इस रमन की क्या बताना आपको, मेंटल एज बताना है। क्या बताना, मेंटल एज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, आईक्यू बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, आईक्यू बराबर क्या होता है, मेंटल एज अपॉन में क्या होता है, क्रोनिकल एज इनटू कितना होता है, 100। अब आईक्यू का मान कितना दे रखा अपने को, 120 दे रखा है। 120 बराबर क्या, मेंटल एज अपने को निकालना है। तो ये मेंटल एज हो गया। क्रोनिकल एज कितना अपने पास में, 10 साल है, इनटू कितना आपके पास में 100 है। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब एम ए इंटू क्या है, 10 है। अब आपको याद करना, एम ए याद करना, तो ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, भाग में चल जाएगी, अर्थात 0 से 0 ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास में, मेंटल एज बचा। तो मेंटल एज कितना बचा यहाँ पे, 12। अतः राइट आंसर क्या आएगा आपका, एज करेक्ट आएगा। अतः हम लोग कहें कि रमन की जो मानसिक आयु है, रमन की मानसिक आयु कितनी प्यारे बच्चों, एज करेक्ट है। ओके इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो जिन बच्चों ने ए लगाया था उनका एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे बच्चे 9 बता रहे, 10 बता रहे। बच्चों इतने भी तुक्के मत मारो, है ना, कि तुक्का भी आपके ऊपर शर्माने लगे कि मैं, है ना, ए मानू कि डी मानू। ओके है ना इतने भी तुक्के नहीं मारना अपने को, तुक्के भी हिसाब से मारना चाहिए।
अंधे तुक्के मारना गलत बात है। अगला प्रश्न ये रहा, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? यदि मैं बात करता हूं, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु कितनी 5 साल है, मानसिक आयु कितनी 5 साल, और कालानुक्रमिक आयु की बात करें या क्रोनोलॉजिकल एज की बात करें ये कितनी 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो ये बुद्धि लब्धि वाला जो बालक है ये मान ले जाए कि कौन है? जेठालाल है। कौन है? जेठालाल। और ये जेठालाल के बारे में कुछ बातें आपको दे रखी है ना। जेठालाल के बारे में क्या क्या दे रखा है कि भैया इसकी मानसिक आयु, मेंटल एज कितनी है? तो 5 साल है ना। क्रोनिकल एज कितनी है? तो भैया 4 साल है। निकाल दो भैया, आईक्यू बराबर क्या होता है? मेंटल एज बटे में क्या? क्रोनिकल एज इंटू कितना? 100। 4 एकम 4, 4 से कितनी बार? 25 बार। 25 पंजे कितना होता है? 125 होता है। तो भाई साहब ये जो जेठालाल है इसका आईक्यू कितना है? इसका आईक्यू बच्चा 125 है। तो ये अच्छा ठीक ठाक बुद्धि का उत्तम प्राणी है, ये तो है ना, उत्तम बुद्धि का धनी है। अर्थात राइट आंसर क्या आएगा आपका? ए, ये करेक्ट आएगा। तो जिन बच्चों ने ये लगाया है उनका एकदम क्या है? राइट है। ओके, चलो। भूत लग रहा है जेठालाल? अरे भैया भूत नहीं है ना, सपने में आ जाएगा ऐसा कहोगे तो आप लोग। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया है। तो बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया है? तो पहला ऑप्शन से आपके पास में वुंट, गिलबर्ट, विलियम स्टर्न और क्या है? साइमन। तो आप ध्यान दीजिएगा बुद्धि लब्धि के बारे में, बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन है? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक नाम था क्या है ना? विलियम स्टर्न। क्या नाम था? स्टर्न। और एक का नाम था कोहलमैन। तो सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि थी है ना, बुद्धि लब्धि के बारे में स्टर्नबर्ग का नाम आपने सुना होगा, स्टर्नबर्ग, या फिर हम लोग कहेंगे कोहलमैन या कोहलमान जो नाम है, ये दो व्यक्तियों का नाम लिया जाता है। तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है ये देने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम स्टर्न था। कौन था? विलियम स्टर्न था। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? सी, जे करेक्ट आएगा। इन्होंने सबसे पहले विलियम स्टर्न के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते तो 1912 के समथिंग की बात है। कब की बात है? 1912 के समथिंग की बात है। 1912 में बुद्धि लब्धि के बारे में संप्रत्यय क्या किया था? इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? सी, जे करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न ये रहा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? नहीं है तो है वो तो आपको पहचानना, नहीं है वो पहचानना। अब देखो है ना, यहां पे सोच समझ करके उत्तर देना बेटा। ओके है ना, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, शिकागो परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। यदि हम लोग बात करते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? जो अनपढ़ व्यक्ति के लिए होता है। अशाब्दिक का मतलब क्या होगा? जो अनपढ़ के लिए होता है उसको कहते हैं अशाब्दिक। क्या कहते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ओके, और जो पढ़े लिखे के लिए होता है, जो क्या होता है ना, शिक्षित लोगों के लिए होता है। किसके लिए? शिक्षित लोगों के लिए होता है। उसको क्या कहते हैं? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? शाब्दिक। यदि आर्मी बीटा परीक्षण के बारे में बात करते हैं तो आर्मी बीटा परीक्षण एक प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कैसा है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। और आर्मी अल्फा कैसा है? तो यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अब आपको बताना है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। ओके, है कौन कौन से? तो आर्मी बीटा तो अशाब्दिक है ही सही, लेकिन आर्मी जो अल्फा है वो बच्चों वो क्या है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कहने का अर्थ यहां पे ये कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं होगा तो क्या होगा? शाब्दिक होगा। और शाब्दिक कौन सा है? आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे बी लगाया है ना उनका करेक्ट होगा, आर्मी बीटा परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है ना, ये भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। शिकागो परीक्षण भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स भी क्या है? एक प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। और ये तीनों क्या होते हैं? पहला हो गया आप लोगों का
तीसरा हो गया और चौथा हो गया, ये तीनों क्या होते हैं, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए क्या होते किए जाते हैं। और इसमें अक्सर डायग्राम का, है ना, साथ में क्या चित्रों का, इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको नॉन वर्बल भी कहा जाता है। अतः हम लोग कहेंगे कि आर्मी अल्फा परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के समय, कब की बात है, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय आर्मी में जो ऑफिसर थे उन ऑफिसरों की भर्ती के लिए आर्मी अल्फा परीक्षण चलाया गया था। और बाकी जो अन्य जो सेवक लोग थे, जो काम कर सकते, है ना, बंदूक उठा सकते, ओके, काम कर सकते, उन लोगों के लिए आर्मी बीटा परीक्षण चलाया गया था। बातें क्लियर यहां तक? तो जिन बच्चों ने यहां पे बी लगाया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा, थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो अगर हम लोग थर्स्टन के बारे में बात करते हैं, प्राथमिक मानसिक क्षमता, सार्वभौमिक मानसिक क्षमता, तटस्थ मानसिक क्षमता, उच्च मानसिक क्षमता, तो जिन बच्चों ने थर्स्टन का सिद्धांत पढ़ा है वो बता पाएंगे, जिनने नहीं पढ़ा है वो तो, है ना, तुक्का लगाने से बाज आने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि हम लोग बात करते हैं थर्स्टन के बारे में, तो इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। क्या नाम था? सॉरी, इनका एक सिद्धांत था जिसका नाम क्या था? प्राथमिक मानसिक क्या क्षमता। प्राथमिक मानसिक क्षमता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो थर्स्टन के द्वारा किया गया था। ओके, किसके द्वारा? थर्स्टन के द्वारा किया गया था। और इसमें से इन्होंने 13 में से 7 प्रकार के कारकों का जिक्र किया था। कितना? 13 में से 7 कारक। कितने कारक? 7 कारक को इन्होंने यहां पे अपने सिद्धांत में क्या दी थी? प्राथमिकता प्रदान की थी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा प्राथमिक मानसिक क्षमता आएगा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आएगा। ओके, तो यहां पे लगभग बच्चों का आंसर है शिवकांत का, रजनी का, घनश्याम का, प्रदीप का, महेंद्र का, गीत कुशवाहा का, नीतू का, सब बच्चों ने यहां पे ए लगाया है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, है ना। थोड़ा लिंक विंक को भी थोड़ा सर्कुलेट करो आप लोग, है ना, लिंक विंक को लाइक वाइक बढ़ा दिया करो आप बीच बीच में, है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? तो बताओ जरा, कौन सी जो बुद्धि है गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत था उसको प्रदर्शित नहीं करती है? तो हावर्ड गार्डनर के बारे में बात करते हैं, तीनों ने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि, फिर 8 प्रकार की बुद्धि और वर्तमान में कितने? 9 प्रकार की इंटेलिजेंसी। तो प्रारंभ में कितने? 7, फिर कितने? 8, और फिर कितने? अभी वर्तमान में कितने? 9। तो 9 कब से हो गए? सन 2000 के समथिंग की बात है। सन 2000 से हावर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसमें 9 प्रकार का जिक्र किया जाता है। साथ में अगर हम लोग और चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, हावर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में अभी वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धि का जिक्र देखने को मिलता है। इन्होंने कहा कि एक बुद्धि होती जिसको कहते हैं संगीतात्मक बुद्धि, हम लोग कहते हैं। क्या होती है? संगीतात्मक बुद्धि होती है। संगीतात्मक में बाद में एक होता प्राकृतिक बुद्धि होती है। क्या होती है? प्राकृतिक बुद्धि। और एक क्या होती है? अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। तो ये जो प्राकृतिक बुद्धि होती है बाद में जुड़ी है, अस्तित्ववादी क्या होती है? बाद में जुड़ती है। ये दोनों बुद्धियों को बाद में जोड़ा जाता है। उसके पहले क्या होती है? एक होती है शाब्दिक बुद्धि होती है। क्या होती है? शाब्दिक बुद्धि होती है। ये सबसे पहली बुद्धि थी। उसके बाद में एक बुद्धि होती है स्थानिक बुद्धि होती है, जो कलाकारों में क्या होती है? मूर्तिकारों में अक्सर क्या होती है? पाई जाती है। इसके बाद में एक बुद्धि होती है जो तार्किक होती है। लोग क्या करते हैं? तार्किक चिंतन कर पाते हैं, तर्क वितर्क कर पाते हैं। और एक बुद्धि जो होती है अंतर व्यक्तिक होती, जो खुद के अंदर क्या आता है? अंतर, है ना, अंतर व्यक्तिक बुद्धि होती है, जो व्यक्ति खुद के अंदर क्या करता है? झांक पाता है। और एक होती है अंतराव्यक्तिक होती है। क्या होती है? अंतराव्यक्तिक होती है, जो दूसरे के मन के अंदर झांक करके चीजों को देख पाता है। इसके अलावा एक होती प्यारे बच्चों तार्किक स्थानिक। साथ में हम लोग देखते हैं यहाँ पे संगीत, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार की बुद्धि हो गई है। संगीतात्मक बुद्धि, साथ में क्या होता है? शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, और एक क्या होती है? शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि भी होती है। क्या कौन सी होती है? शारीरिक
गत्यात्मक बुद्धि। तो ये कुल 9 बुद्धि का इन्होंने जिक्र किया था। इन्होंने किस बुद्धि का जिक्र नहीं किया था? तो सांस्कृतिक बुद्धि का इन्होंने जिक्र नहीं किया था। तो राइट आंसर क्या आएगा आप लोगों का, है ना? तो सांस्कृतिक बुद्धि इनके अकॉर्डिंग नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या प्यारे बच्चों? सांस्कृतिक। बाकी क्या होगा आप लोगों का? संगीतात्मक, संगीतकारों में पाई जाती है। भाषाई बुद्धि जो बोलने वाले लोग होते हैं उनमें पाई जाती है, जितने भी वक्ता होते हैं उनमें। साथ में शारीरिक जितने भी धावक होते हैं, है ना, क्रिकेटर होते, खिलाड़ी होते, उनमें है ना शारीरिक गत्यात्मक होती है। स्थानिक क्या होती है? जो कलाकार होते चीजों का निर्माण करते, है ना, कुंभकार हो गया या फिर मकान निर्माण करने वाला हो गया। तार्किक बुद्धि क्या होता है? जो क्या करता है? तर्क वितर्क करता है, उनमें अक्सर क्या होता है? तार्किक बुद्धि पाई जाती है। अंतर व्यक्ति क्या होती है? जो खुद के अंदर अपने आप को संभाल पाता, समझ पाता, खुद की भावनाओं को समझ पाता है, उसमें अंतर व्यक्तिक बुद्धि होती है। अंतरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर पाता है? जो समझ पाता है, उसको अंतरा व्यक्ति कहते हैं। साथ में अस्तित्ववादी क्या होता है? जो भविष्य को क्या करता हो, है ना, भविष्य के बारे में क्या करता हो? चिंतन करता हो, है ना, भविष्य के बारे में वक्ता होता है, उसको अस्तित्ववादी कहते हैं। प्राकृतिक क्या होता है? जो क्या होता है? जो समाज के लिए कार्य करते, प्रकृति के लिए कार्य करते, प्रकृति विज्ञ होते। जैसे राजेंद्र सिंह का नाम आपने सुना होगा, वो एक प्रकार के प्राकृतिक बुद्धि के क्या धनी माने जाते हैं। साथ में संगीतात्मक जितने भी कलाकार होते, संगीतज्ञ होते, जो बहुत अच्छे से क्या करते? गा पाते, बजा पाते, उनमें संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। ओके, चलो राइट हो गया यहाँ पे, तो बी जे करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? कौन सा एक जो लक्षण है अच्छी बुद्धि का संकेत आपको दिखाई दे रहा है? पहला ऑप्शन से एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, ये अच्छी बुद्धि का लक्षण है क्या? याद करके बताना, आप एक बार चीजों को याद कर ले तो बता देते हो। समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। और चौथा, उच्च श्रेणी से प्राप्त अंक प्राप्त करना। बहुत बढ़िया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चे जिनके अच्छे अंक आए होंगे तो वही कहेंगे भाई हमको अच्छे अंक आए, तुम तो अच्छी बुद्धि वाले हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप परीक्षा में 100 में 100 ले आओ तो आप अच्छी बुद्धि वाले हो, है ना भाई, 100 में से 120 ले आओ तो अच्छी बुद्धि वाले हो। इससे बुद्धि लब्धि का आकलन नहीं होता है। तो हम लोग कहेंगे उच्च श्रेणी से प्राप्त अंक प्राप्त करना, ये तो बिल्कुल उचित शब्द नहीं है, क्योंकि सिर्फ अच्छे अंक लाना ही अच्छी बुद्धि लब्धि नहीं होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, 105 अंक प्राप्त करना ही अच्छी बुद्धि का लक्षण, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा क्या कहा? याद करके बताना, याद करके चीजों को बताना, रट करके बताना, ये भी अच्छी बुद्धि का लक्षण नहीं होगा। बचा क्या है यहाँ पे? समान गलतियों को बार बार नहीं दोहराना। अगर आपको पता चल जाता कि इस रास्ते पे क्या है, कांटे हैं, और फिर उस रास्ते से आप जा रहे हो बताने के बावजूद, तो आप महामूर्ख को आप अच्छे व्यक्ति कैसे सकते हो, है ना? आपको पता है कि भैया इस रास्ते से चल करके अच्छे अंक नहीं आते, और फिर भी उसी रास्तों का आप लोग क्या कर रहे हो? अनुसरण कर रहे हो। तो आप जैसा मूर्ख प्राणी नहीं हो सकता है। लेकिन आपको एक बार पता चल गया कि इन रास्तों से क्या होता है ना, कुछ हासिल नहीं होता, तो उन रास्तों को छोड़ करके नए रास्तों को तलाश करके अपने को अपना टारगेट क्या करना चाहिए, है ना, अर्जित करना चाहिए, वो बुद्धिमानी होता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अतः सी जे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। यदि हम लोग आईक्यू की बात करते हैं, आईक्यू में मेंटल एज भी 9 है और क्रॉनिकल एज भी कितनी 9 है, इनटू कितना हो गया 100, 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, तो आईक्यू कितना हो गया इसका 100 हो गया। 100 व्यक्ति कहाँ आता? उत्कृष्ट में आता है, औसत से कम में आता है, औसत में आता है, प्रतिभावान में आता है। मैंने आप लोगों को बताया है नहीं नहीं लक्ष्मी, ऐसा नहीं बेटा। चलो इसका जल्दी से उत्तर दीजिएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, क्या करेक्ट आंसर आएगा कि जिसका आईक्यू 100 के आसपास होता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। आईक्यू लेवल 100 इज इक्वल टू क्या है? औसत प्राणी है। अतः राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? सी जे करेक्ट आएगा। उत्कृष्ट कैसे हो सकता है बेटा? एक्सीलेंट तो हो ही नहीं सकता है। एक्सीलेंट के लिए तो आपको बहुत आईक्यू चाहिए, है ना? ओके, तो अगला क्वेश्चन ये रहा। अब आपके लिए मैं एक
क्वेश्चन दे रहा हूं, उत्कृष्ट के लिए आईक्यू क्या होगा ये आपको बताना है, साथ में औसत से कम के लिए आईक्यू लेवल क्या होगा ये बताना है, और प्रतिभावान के लिए आईक्यू क्या होगा ये आपको बताना है। और अभी नहीं बताना, तुक्का नहीं बताना, और ये कब बताना है, गार्ड बांध के रख लेना, ये बताना कमेंट बॉक्स में लास्ट में जाकर के, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने पढ़ रहे हो। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 5 वर्ष का जो बालक है भैया, क्रोनिकल एज कितनी है इसकी? 5 है, और मेंटल एज कितनी है इसकी? तो मेंटल एज है 8 वर्ष। तो आपको निकालना आईक्यू बराबर क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे 8 बटे में कितना, 5 इंटू कितना 100, 5 दूनी कितना 10, 8 दूनी कितना 16, 100 कितना 60। तो आईक्यू कितना प्राप्त हुआ है? 160 प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? बीज करेक्ट आएगा। अरे 140 कैसे निकाल दिया बच्चों आप लोगों ने, है ना? मुझे समझ में नहीं आया कि आपने 140 कैसे निकाला। 5 दूनी 10, 0, 8 दूनी कितना 16, 160, 160 इज करेक्ट है, 140 नहीं आएगा बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों। हाँ, तुम सभी महा इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट थोड़ी हो आप लोग। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने बताया था कि गिलफोर्ड भाई साहब ने, किसने? गिलफोर्ड महोदय ने, है ना, बुद्धि के त्रिआयामी जो सूत्र दिया था उसमें बुद्धि के कारक फैक्टर बताए थे इन्होंने। क्या बताए थे? फैक्टर। तो प्रारंभ में कितने फैक्टर बताए थे? 5 1 थे, 4 1 थे और 6 1 थे। 5 इंटू 4 इंटू कितना 6, तो 5 कितना 20 और 6 कितना 120। तो प्रारंभ में कितने कारक थे? तो 120 कारक थे। अब ऑप्शन में देखोगे 120 मिल रहा है क्या? तो बिल्कुल मिल रहा है। अतः राइट आंसर क्या आएगा आपका? डी करेक्ट आएगा। बाद में क्या हुआ था? इसमें फैक्टर बढ़ जाते हैं, है ना? बाद में इसमें फैक्टर बढ़ेंगे तो 5 इंटू यहां भी कितने, 5 इंटू कितना आपका 6, 50 25 इंटू कितना आपका 6, तो 50 25 इंटू कितना 6, और फिर बाद में फिर और बढ़ जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है? यहां पे 6, यहां पर भी यहां पर 6 हो जाए, सॉरी यहां पर 6, यहां पर 5, यहां पर क्या 6, ऐसे बाद में फिर और बढ़ जाते। तो 2 बार इसमें फैक्टर क्या होते? डिवाइड होते। 2 बार इसमें क्या होता है? संशोधन होता है। तो दोनों बार क्या आते? अलग अलग कारक थे। अभी आपका आंसर क्या आएगा? 120 आएगा। राइट आंसर क्या? 120। अगला प्रश्न ये रहा, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो भैया स्पीयरमैन ने इसको क्या कहा है? जनरल कारक कहा है, या फिर एस कारक का है, या विशिष्ट बुद्धि का है, या सांस्कृतिक बुद्धि का है? तो ध्यान दीजिएगा, यदि स्पीयरमैन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो इन्होंने कहा कि जो जी कारक होता है, जी कारक, और जी कारक को हम लोग क्या कहते हैं? जनरल फैक्टर हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल फैक्टर कहते हैं। और जो जनरल फैक्टर होता है ये राजा के समान होता है। किसके समान? राजा के समान होता है। और ये क्या होता है? जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है। और आपके जीवन की जो सफलता होती है, क्या होती है? सफलता होती है। और क्या होती है? जो असफलता होती है, ठीक है ना? सफलता असफलता इसके ऊपर क्या करती है? निर्भर करती है। और इसके संदर्भ में जो भी तर्क कुतर्क करता है वो यही करता है। तो जी फैक्टर को इन्होंने जनरल फैक्टर का, राजा के समान होता है, जन्मजात होता है। और इसका जो नाम दिया गया है सफलता, सफलता के लिए क्या करता है? तर्क वितर्क करने का कार्य करता है। और दूसरा क्या होता है आपका? एस कारक होता है। और एस कारक को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण कारक कहते हैं, है ना? या फिर हम लोग कहेंगे, या सॉरी साधारण नहीं, स्पेशल कारक कहेंगे, स्पेसिफिक फैक्टर कहेंगे। और ये जो फैक्टर होता है ये अर्जित होता है। व्यक्ति अपने कार्य अनुभव, अपने प्रशिक्षण आदि के द्वारा इसको क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ विशिष्ट कार्य करके विशिष्ट योग्यताओं को सर्जित कर सकता है। तो एस कारक के बारे में भी स्पीयरमैन नामक व्यक्ति के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, बुद्धि इन 4 शब्दों से निहित है। एक है क्या? ज्ञान, एक है आविष्कार, एक है निर्देश, और एक क्या है? आलोचना। अर्थात बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है प्यारे बच्चों? जिसमें आपके पास में क्या भी हो, सब्जेक्ट का ज्ञान भी हो, जीवन
प्रतिपादन का ज्ञान भी हो, आप किसी चीज को आविष्कार कर पाते हो। क्या कर पाते हो? आविष्कार कर पाते हो, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन कर पाते हो, नए खोज कर पाते हो, रिसर्च कर पाते हो, यह सब बुद्धिशील है। निर्देश अर्थात आप जीवन में किसी को निर्देश दे पाते हो कि बेटा ऐसा कर, सलाह दे पाते हो, यह भी बुद्धि है। और आप चीजों की आलोचना कर पाते हो कि ये सही है, ये क्या है, गलत है। मोदी जी कितना अच्छा काम कर दे, उसमें भी आप लोग त्रुटि निकाल दो, मतलब आप लोग सब क्या हो, बुद्धिशील हो। तो बुद्धि प्राणी वो होंगे जो ज्ञान भी रखता हो, खोज भी कर सकता हो, निर्देश दे सकता हो और आलोचना कर सकता हो। ऐसा कथन कहने वाला व्यक्ति कौन था? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बिने या रायबर्न। तो हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों, ये जो बातें कही थी ये अल्फ्रेड बिने की थी। किसके थी? अल्फ्रेड बिने। ये जो बातें बताई थी किसने बताई थी? बिने ने बताई थी। बिन बजाते बजाते बताई थी भैया। तो करेक्ट आंसर आएगा क्या? सी ये करेक्ट होगा। अगला, बुद्धि समावेश करती है किसको? अपसारी चिंतन को, अभिसारी चिंतन, समालोचित, विचारशील। तो भैया अगर आप किसी चीज है, कोई भी वस्तु है, विषय वस्तु, और विषय वस्तु के बारे में आप लोग क्या कर रहे हो, है ना, जब तक चीजों को बाहर की तरफ मोड़ करके नहीं सोचोगे, क्या नहीं करोगे? अपसार नहीं करोगे कि अभिसार नहीं करोगे। एक होता अभिसारी और एक होता अपसारी। तो यदि हम लोग चर्चा करते हैं बुद्धि समावेश करती है विषय वस्तु के बारे में, है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि जो समावेश करती है, बुद्धि अपने आप में अभिसारी चिंतन, अर्थात जो विषय वस्तु के बारे में क्या करना, सोचना, है ना, अलग अलग प्रकार के जो दिमाग है वो लगा करके क्या करना, विषय वस्तु के बारे में क्या करना, सोचना। तो जब मैं क्या करता हूं इसके अंदर, है ना, विषय वस्तु के बारे में सोचता हूं तो इसको कहते हैं अभिसारी चिंतन कहते हैं। और जब विषय वस्तु के बाहर सोचता हूं, विषय वस्तु से बाहर सोचता तो उसको अपसारी चिंतन कहते हैं। तो यहां पे जो जरूरत होगी अभिसारी चिंतन की होगी, तब जाके किसी एक विषय में आप लोग गहन जब चिंतन कर पाओगे तो चीजों का क्या कर पाओगे, समस्या का समाधान कर पाओगे, है ना। जैसे मैं अगर बाल विकास पढ़ा रहा हूं तो उसी के बारे में सोचना अभिसारी होगा, लेकिन मैं बाल विकास पढ़ा रहा हूं और आपके दिमाग में पठान मूवी चल रही है तो पठान मूवी क्या हो गया, अपसारी चिंतन हो गया। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, है ना। इतनी बातें क्लियर। अगला क्वेश्चन ये रहा, बुद्धि स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है। जी कारक क्या है? तो जी कारक अनुवांशिक बुद्धि है, उत्पाद बुद्धि है, सामान्य बुद्धि या वैश्विक बुद्धि है। तो यदि स्पीयरमैन की चर्चा हम लोग करते हैं तो स्पीयरमैन ने कहा है प्यारे बच्चों, स्पीयरमैन ने कहा है कि जो जी कारक है क्या है, जनरल जो फैक्टर है ना, जनरल जो फैक्टर है, जनरल जो फैक्टर होता है ये किस प्रकार का फैक्टर है? तो उन्होंने कहा ये सामान्य क्या है, बुद्धि है। क्या है? सामान्य बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? सामान्य बुद्धि। और सामान्य बुद्धि बोले तो सी जे करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी जे राइट आएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ये रहा आपके बीच में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए आप लोग। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया, बहु तत्व का किसने दिया, समूह तत्व का किसने दिया, त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान दीजिएगा, एक तत्व का जो सिद्धांत था वो देने वाला व्यक्ति था बिने और क्या, टर्मन नाम का व्यक्ति था। साथ में बहु तत्व का जो सिद्धांत था ये देने वाला व्यक्ति कौन था? थॉर्नडाइक था। मैंने याद भी करवाया था आपको कल या परसों के लेक्चर में। समूह तत्व का जो सिद्धांत था, ग्रुप एलिमेंट थ्योरी, थर्स्टन ने दिया था। और त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। और ये आपको कहां दिख रहा है? तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, ये दिख रहा है आपको डी वाले में। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? डी जे करेक्ट आएगा, सी नहीं आएगा। अभी भी रेखा सी बता रही है। बहुत बढ़िया बच्ची, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हाँ, अगला प्रश्न ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का जो है ना, जो तरल मोजेक मॉडल था ये देने वाला व्यक्ति कौन था? केटल या गिलफोर्ड या थर्स्टन या स्पीयरमैन? तो यदि केटल के बारे में बात करते, इन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है ना, बुद्धि में एक क्या होता है? ठोसी बुद्धि होती है और एक क्या होती है? तरल बुद्धि होती है। क्या होती है? तरल बुद्धि होती है।
ठीक है। इस प्रकार का जो जिक्र किया था या इसका प्रतिपादन किया था वो किया था किसने? केटल नाम के व्यक्ति ने। इन्होंने कहा कि 18 साल तक क्या होता है? बुद्धि का क्या होता है? विकास बालक के अंदर होता है। ओके, किसका? 18 साल तक बालक के अंदर क्या होता है? बुद्धि का विकास होता है। उस बुद्धि को कहते हैं क्या? तरल बुद्धि। ये क्या होती है? वंशानुक्रम पर आधारित होती है। किस पर? वंशानुक्रम पर आधारित होती है। ये माता पिता से क्या होती है? प्राप्त होती है। और ये कब तक विकसित होती है? 18 वर्ष तक, 18 साल तक क्या होती है ना, विकसित होती है। और ये प्रत्येक जीवों में एक जैसे चलती है। ठोसी बुद्धि क्या होती है? 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद जो विकसित होती है। और ये क्या होती है? वातावरण पर आधारित होती है। जैसे जैसे देश में रहोगे वैसा भेष हो जाएगा, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा, और जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी हो जाएगी। तो भारत में ऐसे सिद्धांत प्रचलित है। तो ठोसी बुद्धि है ना, किस पर आधारित होती है? वातावरण पर। और ये अर्जित की जाती है किसके आधार पर? तो आपके अनुभव के आधार पर, आपके है ना प्रैक्टिकल के आधार पर। इन सब चीजों से ठोसी बुद्धि का क्या होता? विकास होता है। और इन चीजों का जिक्र किसने किया था? केटल नाम के व्यक्ति ने किया था। आज बुद्धि ने बुद्धि घुमा दी है। सुषमा कह रही कि सर बुद्धि ने बुद्धि घुमा दी। बहुत बढ़िया बच्चा। अगला प्रश्न ये रहा, गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? बताओ, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 9 बताए, 5 बताए, 6 बताए, 7 बताए। तो ध्यान दीजिएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सबसे पहले कितने? 7 प्रकार बताए थे। और 7 प्रकार के बाद में फिर इसमें संशोधन हुआ, फिर हो गए कितने? 8 प्रकार हो गए। और फिर 2000 में पुनः संशोधन हुआ, तो अब कितने हो गए? 9 प्रकार हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को 7 नहीं बताना है, आप बताना कितना? 9 प्रकार। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसमें 9 प्रकार की बुद्धि का आजकल समावेशन किया जाता है। अतः हम लोग कहेंगे है ना कि 9 प्रकार, अर्थात राइट आंसर क्या आएगा आपका? ए इज ए करेक्ट आएगा। इसमें जो 8 कारक होते हैं ना, ये 8 कारक कब होते हैं प्यारे बच्चों? 8 कारक हो जाते हैं 1998 के समथिंग की बात है। 1998 में 8 कारक थे। और 1983 में कितने? 7 कारक थे। और सन 2000 में इसमें कितने? 9 कारक हो गए। ओके, ये गार्ड बांध करके आप लोग अपने भेजे में घुसा लेना। तो राइट आंसर क्या है? ए जे करेक्ट है। अगला प्रश्न ये रहा, बैटरी निष्पादन परीक्षण रचे गए किसने? तो भाटिया का नाम आपने सुना होगा कि ये भाई साहब भारत के व्यक्ति है, भाटिया। इनने क्या किया था प्यारे बच्चों? बैटरी निष्पादन परीक्षण का संपादन किया था। तो राइट आंसर क्या आएगा आप लोगों का? भाटिया आएगा। ओके, अब अगला प्रश्न ये देखते हैं, बुद्धि के स्रोत क्या है? अनुवांशिक, हेरिडेटरी, बिल्कुल है भैया। अधिगम का परिणाम आप सीखते हो, उससे भी बुद्धि का विकास होता है। स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया, ये भी बिल्कुल है। अतः हम लोग कहेंगे उपयुक्त सभी। तो बुद्धि के जो स्रोत होते हैं, माता पिता से भी क्या होते? वंशानुक्रम के रूप में प्राप्त होते, वातावरण से भी अर्जित होते, और दोनों के साथ में अंतःक्रिया होती, उससे भी क्या होता है? बुद्धि का विकास होता है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है? 5 वर्ष से, और वास्तविक आयु कितनी? 4 वर्ष से, तो उस बच्चे का आयु कितना होगा? तो हम लोग देखते हैं कि मानसिक आयु कितनी? 5, वास्तविक आयु कितनी? 4 इंटू कितना? 100 डिवाइड करूंगा कितनी बार? 25 पंच कितना? 125। राइट आंसर क्या आएगा? 125 इज करेक्ट होगा। तो ए जे सही आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है सभी आयु वर्ग के लिए, अशिक्षित वर्ग के लिए। तो अशाब्दिक जो बुद्धि होती है, नॉन वर्बल जो होती है, ये प्यारे बच्चों प्रायः किसके लिए बनाए गए थे? तो ये अनपढ़ लोगों के लिए बनाए गए थे। ओके, तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? बी जे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, स्पीयरमैन सिद्धांत के बुद्धि के कितने कारक बताए? स्पीयरमैन ने बुद्धि के सिद्धांत के कितने कारक बताए? तो स्पीयरमैन ने प्रारंभ में बताए थे कितने? 2 बताए थे। प्रारंभ में कितने? 2। उसके बाद में कितने हो गए? 3। अब आपको ऑप्शन देखना है कि 3 है क्या? तो 3 है नहीं। तो आप लोग कहोगे कि प्रारंभ में कितने कारक थे? यहाँ पे 2 कारक थे। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? बी जे करेक्ट आएगा। तो ये तो हो गए आज के क्या प्यारे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपके लिए एक अच्छी सूचना ये
कि जो बच्चे वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर आप लोगों को है ना एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिस विषय की आप लोग तैयारी कर रहे हो उसकी विधिवत क्लासेस, सुचारू रूप से क्लासेस आपको एप्लीकेशन के माध्यम से ही प्राप्त हो पाएगी। तो आप लोग है ना यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और न्यूनतम शुल्क में कक्षा को ज्वाइन करें और कक्षा का लाभ ले और यहाँ पे अव्वल अंक लेकर के आप लोग आए। जो बच्चे वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं वो न्यूनतम शुल्क में आप लोग वर्ग 3 का कोर्स परचेज कर सकते हो मात्र 1499 रुपए में। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग आबकारी आरक्षक, पटवारी, ग्रुप 4, पुलिस कांस्टेबल, जेल अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर, व्यापम, इनमें से किसी की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग शीघ्र अति शीघ्र है ना ऑनलाइन कोर्स परचेस करें और घर पे बैठ करके बेहतर आप लोग तैयारी करें। फाउंडेशन कोर्स भी आप लोग परचेस कर सकते हो। ये सभी सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके और हमारे बीच में यही क्या करवाता है, वार्तालाप करवाता है। भौरकुआ इंदौर और साथ में विष्णुपुरी इंदौर में आकर के या लाइब्रेरी में आकर के आप लोग हमारे साथ में संपर्क कर सकते हो और ऑफलाइन क्लास का आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन पर ये सभी सुविधा आप लोगों को अवेलेबल होती है, तो इनसे जुड़ना बिल्कुल ना भूले। ऑटो जो चैनल है अपने, इन पे भी आप लोग जाइए और अपने अकॉर्डिंग जिसकी तैयारी कर रहे हो उनकी क्लासेस यहाँ पर संचालित होती है, तो इनका लाभ उठाना बिल्कुल ना भूले। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करना चाहेंगे। क्लास कैसी लगी प्यारा सा कमेंट करना और मुझे उत्तर बताना, और जो मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछे थे उनके भी उत्तर मुझे चाहिए, ठीक है। तो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, लिंक को शेयर करना, अपने मित्रों तक पहुंचाना, ताकि कल और अधिक संख्या में बच्चे हमसे जुड़ सके और कक्षा का लाभ ले सके। तो कल हम लोग बुद्धि के सिद्धांत पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल पुनः 7 से 8 के बीच में हम लोग आपसे पुनः जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।